हेलो, मेरा नाम है जय यादव और आप सभी का सेफ बेड इंडिया के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को अभी तक पता चल गया होगा 8 अप्रैल को क्लेरिफिकेशन याचिका की जो सुनवाई थी वो पूरी हो चुकी है और उसका ऑर्डर भी जो है कि अपलोड हो चुका है। उस आदेश में क्या था, एक-एक लाइन, एक-एक चीज़ मैंने समझा दी थी उस दिन लाइव आकर। फिर भी कई लोगों को मैसेज आ रहा है कि सर हमारा क्या होगा, हमारी भर्ती का क्या होगा, हमारे प्रदेश में क्या होगा, हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे। इस पे भी एक वीडियो बनाई है। तो वैसे तो मैंने वो वीडियो बना दी थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो वीडियो चूँकि लाइव था, बहुत लोगों के सवालों के जवाब देने थे, तो थोड़ा लंबा हो गया है, तो काफ़ी चीज़ें मिक्सअप हो गई हैं। इसलिए मैं फिर से एक बार तमाम जो राज्य हैं, भर्तियां हैं, उनकी क्या स्थितियां अब बन रही हैं 8 अप्रैल के बाद, उस पे चर्चा करूंगा। कौन कितने सुरक्षित है और कौन नहीं है, कौन बिल्कुल भी बाहर है, कौन एकदम सुरक्षित है, और उसके बाद से उस पे और क्या पॉइंट्स बनते हैं, क्या बचे जा सकते हैं, जो लोग जिनका संशय बना हुआ है उन पर भी क्या कुछ चीज़ें हो सकती हैं, क्या कुछ उनके बचने की उम्मीद है, क्या कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे बचा जा सकता है, तो इस पे भी चर्चा मैं करूँगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग अगर नए जुड़े हैं इस चैनल पे, आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में कोई भी अपडेट आती है तो आपको वो मिल जाए। तो साथियों देखिए, उस दिन भी मैंने जो जजमेंट है वो भी पूरा बता दिया था ए टू जेड। 8 तारीख को भी मैंने जैसे हियरिंग ख़त्म हुई उसके बाद से मैंने एक एक चीज़ों को बता दिया था। अगर आप अखिल भारतीय बीएड संघ या सी बीएड इंडिया से जुड़े हैं, उस पर भी मैंने वीसी की थी और पोस्ट भी किया था, उसमें भी बता दिया था उसी दिन कि सब्जेक्ट टू आउटकम वालों के लिए खतरा है। ये बात मैंने उसी दिन बता दी थी। मेरा ये बिल्कुल भी काम नहीं है और जो फर्जी यूट्यूबर्स हैं उनकी तरह, क्योंकि मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं एक बीएड का छात्र हूँ और बीएड के एक ग्रुप से जुड़ा हूँ, बीएड के इस आंदोलन से जुड़ा हूँ, तो इसलिए ये बात आप लोगों तक पहुँचाने के लिए ये चैनल खोला है। मेरा ये उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है कि किसी भी तरीके से गुमराह करके बस व्यूज़ लेना है मुझे, क्योंकि 8 तारीख को भी मैंने देखा कि तमाम यूट्यूबर्स जो हैं फर्जी, उन्होंने चला रहे कि सारे बीएड सेफ हो गए। 11 अगस्त 2023 के पहले के जितने भी बीएड वाले हैं वो सारे सेफ है, सब्जेक्ट टू आउटकम वाली जैसी कोई बात नहीं कही। जो बड़े बड़े यूट्यूबर जो अपने आप को बीएड का नेता भी बोलते हैं, वो भी बोले कि सब सेफ है, ऐसा कुछ नहीं है, जबकि मैंने जो सच्चाई थी उस दिन हियरिंग में सुनी वो बता दी। फिर 10 तारीख को जैसे कि जजमेंट आया, उसमें भी मैंने आपके सामने ही सारा जजमेंट पढ़ा, उसका क्या मतलब है सारी चीज़ें बता दी। लेकिन कुछ फर्जी यूट्यूबर्स, कुछ फर्जी बीएड के नेता आज भी इस बात को छुपा के लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि हाँ भैया ये है, सब्जेक्ट टू आउटकम वाली बात नहीं बता रहे हैं। देखिए, सब्जेक्ट टू आउटकम वाली बात बताना इसलिए ज़रूरी है कि वो जजमेंट में हमारे नहीं बताने से ऐसा नहीं है कि वो छुप जाएगा या डीएड वाले उसको उठाएंगे नहीं या कोर्ट में वो बातें नहीं आएंगी। लेकिन हाँ, अगर हम बता देंगे उस पर, अगर कुछ पॉइंट्स है आपको बता देंगे, अगर आपको जानकारी रहेगी कि आप और अच्छे तरीके से प्रिपेयर होकर अपनी चीज़ों को रखोगे। सिर्फ व्यूज़ के लिए मैं कह दूँ कि नहीं ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें झूठ झूठ बोल दूँ, ये हम मुझे नहीं आता, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उस जजमेंट, देखिए, राज्यवारी स्थिति बताने से पहले मैं चाहूँगा कि पहले हम जो जजमेंट आया उस ऑर्डर को समझें, उस ऑर्डर में क्या था। तो चलिए बता देते हैं पहले। उस जजमेंट में ये था कि 11 अगस्त 2023 को, जैसा कि आप सबको पता है, फैसला आ चुका था, जिसमें कि राजस्थान हाई कोर्ट का जो फैसला था, जिसमें कि एनसीटी के गजट को जिसमें बीएड एलिजिबल किया गया था उसको कैश कर दिया गया, यानी कि बीएड को इन एलिजिबल कर दिया गया 1 to 5 के लिए, प्राइमरी के लिए। इसको बाकायदा अफोल्ड किया गया, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, यानी कि बीएड को अयोग्य कर दिया गया। उसके बाद से तमाम केसेस गए सुप्रीम कोर्ट में, उसके क्लेरिफिकेशन मॉडिफिकेशन के लिए, उसको भी खारिज कर दिया गया। जैसे कि आपको पता है, बीएड वेलफेयर एसोसिएशन हो या अर्नब घोष की याचिका हो, प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव के मामले में क्लैरिफिकेशन के लिए गई थी, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। अब बात आई है कि मध्य प्रदेश जो कि सरकार है, खुद अपने यहाँ के बीएड चयनितों को बचाने के लिए, उन पे क्लैरिफिकेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट गई थी। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको जो जजमेंट में लिखा है वो चीज़ बता रहा हूँ। तो इस पे उन्होंने ये कहा कि इसके पहले भी हम ऐसी दलीलें सुन चुके हैं, क्लैरिफिकेशन वाली, मॉडिफिकेशन वाली, संभवतः ये इन्हीं दोनों अर्नब घोष और बीएड वेलफेयर एसोसिएशन वाली बात का जिक्र कर रहे थे
कि इसमें सुना जा चुका है और उसको वो बाकायदा नोट भी कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ़ लिटिगेशंस प्लीडिंग्स और केसेज आ रहे हैं और तमाम जो लोगों की जीविकाएं हैं प्रभावित हो रही हैं। इसको देखते हुए हम फिर से इस केस को सुन रहे हैं। लेकिन उन्होंने साथ में ये कहा कि एक बार फाइनल जजमेंट आने के बाद ऐसे क्लैरिफिकेशन या मॉडिफिकेशन सिर्फ रिव्यू में ही हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है। लेकिन चूँकि लार्ज नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स इफ़ेक्टेड हो रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें अब आ चुकी हैं, तो उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और इसको एज ए रिव्यू ट्रीट किया ऑन द स्पॉट उसी दिन। क्लैरिफिकेशन को एज ए रिव्यू उन्होंने ट्रीट किया। उसके बाद से कहा गया कि हमारे जजमेंट में प्रोस्पेक्टिव या रेट्रोस्पेक्टिव वाली बात नहीं की गई थी, ऐसा दलील आ रहा है। तो उस पर उन्होंने कहा कि हमारा जो जजमेंट था 11 अगस्त 2023 का साधारण थे, ऐसे जजमेंट जो होते हैं रेट्रोस्पेक्टिवली ही लागू होते हैं अनलेस एंड अनटिल उसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया गया हो कि ये प्रोस्पेक्टिवली लागू होते हैं, अन्यथा वो रेट्रोस्पेक्टिव होते हैं। लेकिन चूँकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की लाइफ का सवाल है, जीविका का सवाल है, इसलिए इस बात को देखते हुए, जबकि ये डीएड वालों अपोज कर रहे थे कि 11 अगस्त का जो फैसला उसको एज इट इज़ रखा जाए, लेकिन तमाम लोगों की दलीलें सुनने के बाद और इतने लार्ज नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स इफेक्टेड हो रहे हैं, इसको देखते हुए जज साहब ने ये फ़ैसला दिया कि जो हमारा 11 अगस्त 2023 का फ़ैसला है उसको हम प्रोस्पेक्टिवली लागू कर रहे हैं। लेकिन एक कंडीशन के साथ उन्होंने कहा कि हम इस फैसले को प्रोस्पेक्टिवली लागू कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ उन साथियों के लिए कर रहे हैं, उन अपॉइंटेड के लिए कर रहे हैं जो 11 अगस्त 2023 से पहले अपॉइंट हो चुके हैं, लेकिन उनकी भर्ती प्रक्रिया को किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया गया हो, सिर्फ उनके लिए ही ये प्रोस्पेक्टिवली लागू हो रहा है। जिनके एडवर्टाइजमेंट में यानी कि भर्ती प्रक्रिया में बीएड एलिजिबल था और जिनकी भर्ती प्रक्रिया 11 अगस्त 2023 के पहले पूर्ण हो चुकी है, लेकिन एक कंडीशन है कि किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में यानी कि हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उसमें उनकी भर्ती प्रक्रिया को चैलेंज नहीं किया गया हो। ये भर्ती प्रक्रिया को चैलेंज करने वाला जो बात हो रहा है सब्जेक्ट टू आउटकम, ये कहीं ना कहीं जो राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला आया था बीएड वर्सेस बीटीसी का, देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, उसका रेफरेंस कहीं ना कहीं ये ले रहे हैं। तो ये साफ साफ कहा कि अगर ऐसी कोई भर्ती प्रक्रिया जिनको किसी कोर्ट में चैलेंज किया गया हो कि इस कोर्ट में ये केस चल रहा है और ये भर्ती प्रक्रिया इसके अधीन रहेगी इसके फाइनल आउटकम के, उस केस को इस जजमेंट में प्रोटेक्ट नहीं किया गया है। ये बात क्लियरली उसमें कह दिया गया है। और किनको ये प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है? ऐसे किसी भी कैंडिडेट्स को ये प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है जिनकी ज्वाइनिंग 11 अगस्त 2023 के पहले नहीं हुई हो, यानी कि जितने ऑन गोइंग वाले हैं या जिनकी ज्वाइनिंग 11 अगस्त 2023 के बाद हुई है, उनके लिए ये फैसला प्रोस्पेक्टिवली लागू नहीं होता है। और उनके लिए भी लागू नहीं होता है जिनकी भर्ती प्रक्रिया किसी कोर्ट के अधीन थी। ये साफ साफ बात कह दी गई है। ये तो हुई आदेश की बात। उसमें एक और बातें कही गई हैं कि जो सुरक्षित भी हो रहे हैं इस जजमेंट से, उनको भी ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। एनसीटी 1 साल के अंदर ब्रिज कोर्स लाएगी और सारे कैंडिडेट्स जो बीएड कैंडिडेट्स जो इस जजमेंट से प्रोटेक्ट भी हो रहा है, लाइक 69,000 या केंद्रीय विद्यालय वाले, उनको ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। अगर वो ब्रिज कोर्स किसी कारणवश नहीं करते हैं तो उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। और ये फैसला हर एक प्रदेश और यूनियन टेरिटरी, हर एक जितने पेंडिंग केसेस सब पे लागू होता है, ऐसा इसमें कह दिया गया है क्लियरली। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं कि इस फैसले का प्रभाव किस तरह देखा जा सकता है, किस तरह पड़ेगा। तो देखिए, इस फैसले के आने के बाद 3 तरीके की स्थिति बनती है। एक स्थिति यह है कि जिसमें कौन पूरी तरीके से सुरक्षित है इस फैसले के आने के बाद, एक जो पूरी तरीके से असुरक्षित है, एक बीच की स्थिति जिसमें असमंजस बना हुआ है कि सुरक्षित है भी कि नहीं है। इन तीनों बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और उसके बाद भी क्या पॉइंट्स होते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले कौन सुरक्षित हो रहा है पूरी तरीके से, इस पर बात कर लेते हैं। तो पूरी तरीके से मेरे हिसाब से जो सुरक्षित हो रहा है वो राजस्थान हाई कोर्ट का जब जजमेंट आया था, आई थिंक 22 नवंबर 2021 के आसपास, एग्जैक्ट डेट मुझे अभी याद नहीं आ रही। मतलब राजस्थान हाई कोर्ट के जजमेंट से पहले जिनकी भर्ती प्रक्रियाएँ पूर्ण हो चुकी हैं, बीएड के जो कैंडिडेट्स उसमें अपॉइंट हो चुके हैं, वो पूरी तरीके से सेफ़ है, चाहे वो 69,000 हो या केबीएस। और उनमें तो देखिए,
सब्जेक्ट टू आउटकम वाली बात तभी आएगी जब राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला आ जाता है, जिसमें बीएड को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद से जितने भी राज्य की भर्ती प्रक्रिया उनमें कहीं ना कहीं कभी ना कभी अगर डीएड वाले या उनके अगेंस्ट में किसी ने केस फाइल किया है तो वो सब्जेक्ट टू आउटकम रखी गई है। जब तक राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला नहीं आता उसके पहले तो कहीं भी सब्जेक्ट टू आउटकम रखने का कोई मतलब नहीं है बीएड का योग्य करने की स्थिति में, तो वो पूर्णतया सुरक्षित है। अब पूर्णतया असुरक्षित कौन है? जिनकी ज्वाइनिंग 11 अगस्त 2023 के बाद हुई है या जिनकी ज्वाइनिंग अभी तक हुई नहीं है, 11 अगस्त 2023 तक हुई ही नहीं थी, वो पूरी तरीके से असुरक्षित है। उनके लिए प्रोस्पेक्टिव लागू नहीं होता है। जैसे कि छत्तीसगढ़ में नियुक्ति 11 अगस्त 2023 के बाद हुई है, वो पूरी तरीके से असुरक्षित है। जो ऑन गोइंग वाले हैं जैसे बिहार 7 फेज KBS या वेस्ट बंगाल TET वाले या पंजाब का मुद्दा चल रहा है 2364 के आई थिंक कोई भर्ती है जिनमें नियुक्तियां नहीं हुई। अब जिनमें नियुक्तियां नहीं हुई हैं, जिनमें भर्ती प्रक्रियाएं चल रही हैं, वो पूरी तरीके से लगभग असुरक्षित है। इस जजमेंट में उनके लिए नेगेटिव भी है, पॉजिटिव कुछ नहीं है। अब तीसरा सेक्शन है जो बीच का है, असमंजस की स्थिति जिसमें है, वो है सब्जेक्ट टू आउटकम वाले, जिनकी नियुक्ति और भर्ती प्रक्रियाएं राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के बाद और 11 अगस्त 2023 के फैसले के बीच हुई है, वो असमंजस की स्थिति में है। तो इसमें हम राज्यवार भी चर्चा कर लेंगे और अगर इनके बचने के लिए कुछ बिंदु बनते हैं, क्या कुछ हो सकता है, इस पर भी मैं चर्चा करूँगा। तो इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार 6th फेज की। आप सभी को अभी तक पता चल गया होगा कि इनकी भर्ती प्रक्रिया भी सब्जेक्ट टू आउटकम थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन में नहीं था, लेकिन एक बीच में इनकी भर्ती प्रक्रिया को सब्जेक्ट टू आउटकम कर दिया गया और साथ ही साथ पटना हाई कोर्ट ने भी ये आदेश दे दिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त का फैसला है उसको राज्य सरकार लागू करे, यानी कि ये बीएड के पक्ष में नहीं था फैसला। लेकिन इसमें एक ये बिंदु बनता है, जैसे पटना हाई कोर्ट ने कहा कि आप 11 अगस्त का फैसला जो है उसको माना जाए, उसी तरह अब ये कह सकते हैं कि जो 8 अप्रैल का फैसला है, जो उसी केस को रिव्यू किया गया है, इसको भी आप लेके जा सकते हैं। जैसा कि मुझे पता चला है कि ऑलरेडी पटना हाई कोर्ट में उस फैसले के खिलाफ रिव्यू फाइल कर दी गई है। तो आप 8 अप्रैल का जो फैसला है उसको लेके जाएं और दोनों को दिखाएं कि जैसे कि उस आधार पर अगर कहा गया कि इसको पालन किया जाए, तो 8 अप्रैल का फैसला भी आप लेके जा सकते हैं और उसमें जो चीज़ें हैं उस पर बहस हो सकती है। उसके बाद से आता है आपका उत्तराखंड में देखिए हाई कोर्ट ने ऑलरेडी बीएड के अगेंस्ट में फैसला दिया है और 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में भी BR गवई की बेंच में लिस्टेड था, जिसमें सुनवाई पूरी हो चुकी है और उन्होंने इसको सुनने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है वही मानना पड़ेगा, इसमें अलग से कोई सुनवाई नहीं होगी, डिसमिस कर दिया गया इस याचिका को। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड वाले भी असुरक्षित हैं अभी, उन पे भी उनकी भी नौकरी पे तलवार लटक रही है। हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया था, जो कुछ 100 या 200 के आसपास थे, अब एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं है, उनके पक्ष में दिया है। और अगर हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में दिया तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को थोड़ा सा सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, क्योंकि जो ये फैसला आया 8 अप्रैल को, उसमें किसको सुरक्षित किया गया इनकी बात की गई, किसी को बाहर नहीं किया गया। इसके लिए प्रॉस्पेक्टिव होगा किसको कौन सुरक्षित हो रहा है इसकी बात की गई है। तो अगर अलग अलग हाई कोर्ट्स में अगर आपके फेवर में आया है तो ये आपके लिए आपका वाकई में फेवर हो रहा है, इससे आप सुरक्षित अपने आप को महसूस कर सकते हो। और अगर आपके अगेंस्ट में आया है तो अब इसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ये फैसला दे दिया है। अब कौन बचे? अब बचते हैं अब देखिए सब दो जो बहुत चर्चित भर्तियां हैं उनकी बात कर लेते हैं। यूपी 69,000 और MP वर्ग थी। तो पहले मैं यूपी 69,000 की बात कर लेता हूँ। यूपी 69,000 की जो भर्ती है, जो ज्वाइनिंग है, वो राजस्थान हाई कोर्ट के जजमेंट से पहले ही सारी चीज़ें पूरी हो चुकी थी, तो सब्जेक्ट टू आउटकम वाली भी कोई बात नहीं है। और जब राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला ही नहीं आया था तो आप किस बेसिस पे उसको सब्जेक्ट टू आउटकम करोगे, किस बेसिस पे उसको चैलेंज करोगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो 69,000 की भर्ती है वो खुद माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई है, जिसमें बीएड को योग्य घोषित किया गया है। रामशरण मौर्य केस में बीएड को बाकायदा योग्य घोषित करके उन्हें नियुक्ति दी गई है।
और कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरे पास भी मैसेज आए हैं कि राज बसु यादव 2022 में 881/2022 और आकाश पटेल की याचिका में सब्जेक्ट टू आउटकम कर दिया गया। 6800 जो आरक्षण का मामला उसमें सब्जेक्ट टू आउटकम कर दिया गया। मेरे भाई, अगर आपकी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, आप ज्वाइंट हो चुके हो और उसके बाद से कोई केस हो रहा है, उसमें कैसे किसी को सब्जेक्ट टू आउटकम कर सकते हो? और जहाँ तक मुझे पता चला है, आकाश पटेल की याचिका खारिज हो चुकी है और राज बसु यादव की 2022 में आई है। उसमें सब्जेक्ट टू आउटकम करने का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि सारी प्रक्रिया 2021 में ही पूरी हो चुकी थी उसकी। तो मेरे हिसाब से, और जहाँ तक मामला रहा 6800 का मामला ही दूसरा, उसमें योग्य अयोग्यता का मामला ही नहीं था। उसमें बीएड के योग्य होने का मामला ही नहीं था। वो मामला बीएड के योग्य अयोग्य होने का मामला रामशरण मौर्य के केस में ऑलरेडी डिसाइडेड था। यूयू ललित की बेंच ने डिसाइड कर दिया था सुप्रीम कोर्ट में ही। तो मेरे हिसाब से 69,000 पूरी तरीके से सुरक्षित है, इसमें कोई इफ बट नहीं है। अब आते हैं एमपी वर्ग 3 में। एमपी वर्ग 3 ही ये ऐसा मामला था जिसको लेकर ही सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था। अब एमपी वर्ग 3 में देखिए, सब्जेक्ट टू आउटकम तो भर्ती थी, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि जब नोटिफिकेशन आया था 2020 का नोटिफिकेशन था, उस समय राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला नहीं आया था। उसके बाद से 2022 में फिर से रीओपन हुआ, फिर से सारी चीज़ें हुई, और जब रीओपन हुआ, फॉर्म लिया गया, तब भी सब्जेक्ट टू आउटकम वाली कोई बात नहीं की गई थी। और जैसा मेरे जानने में आया है, जब परीक्षा हो गई, रिजल्ट आया, उसके बाद से डीएड के गए हाई कोर्ट में और उसके बाद से मामला सब्जेक्ट टू आउटकम किया गया। तो ये सारी दलीलें हैं कि पहले तो 2020 का नोटिफिकेशन था, उस समय बीएड अयोग्य होने वाली कोई बात नहीं थी। फिर अगर रीओपन भी हुआ 2022 में, जो कि राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला आ चुका था, तो अगर आपको करना था तो आप उस समय कर सकते थे सब्जेक्ट टू आउटकम। जब आप फॉर्म भरवा रहे थे, तो आप एडमिट कार्ड जब जारी कर रहे थे, तब आप कर सकते थे। जो बच्चे हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनको आप बता सकते थे। तो उसमें क्या है कि बहुत सारे बच्चे बहुत सारी नौकरियां छोड़ के आए होंगे, वो इसमें आए। अगर उन्हें पता चलता कि ये मामला तो सब्जेक्ट टू आउटकम है, नोटिफिकेशन में ही दिखता है, या फॉर्म भरने के टाइम दिखता है, या एडमिट कार्ड में दिखता, तो वो शायद अपना जॉब वो नहीं छोड़ते, क्योंकि इनमें लगता कि ये शायद मामला फंस सकता है, तो वो नहीं करते। ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद से रिजल्ट आने के बाद ये मामला डीएड में गया है और ऐसी चीज़ें आ रही हैं। तो ये सारी दलीलें आप पेश कर सकते हो। प्लस इसमें ज्वाइंट होने के बाद बहुत सारे लोग एक तो अपना जॉब छोड़ के आए और उसके बाद से इसमें सेटल्ड हो गए, वो आगे अपना कुछ नहीं देखे। इसमें बहुत सारे लोगों ने लोन ले लिया होगा, बहुत सारी चीज़ें इस नौकरी के बिहाफ पे उन्होंने की होगी। तो ये सारी दलीलें हैं, आप दे सकते हो और बिल्कुल वैलिड पॉइंट्स भी हैं, तो इस पर आप बच सकते हो। बाकी जो एमपी के मेरे साथी हैं, मैंने कई लोगों से कहा है कि आप जो है नोटिफिकेशन से लेके ज्वाइनिंग लेटर तक और जितने भी केसेस हाई कोर्ट में चल रहे थे, सारी आप मुझे डॉक्यूमेंट्स भेज दो, मैं उसको रीड कर लूँगा। स्टडी करने के बाद अगर उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स निकलते हैं जो आपके फेवर में हो, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आप अखिल भारतीय बीएड संघ में जुड़ सकते हो या ASEF बीएड इंडिया में जुड़ सकते हो, उसमें मैं एडमिन हूँ। आप मुझे डीएम कर सकते हो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो ये तो रही तमाम बातें। अब आते हैं ऑन गोइंग पे। ऑन गोइंग वालों के लिए मामला बिल्कुल भी ख़राब हो चुका है। अब इसमें कुछ नहीं बचा, फ़िलहाल तो कुछ नहीं बचा। छत्तीसगढ़ वालों के लिए कुछ नहीं बचा, इस पर मैं बात करूँगा। और दो चीज़ें और आ रही हैं। एक तो 69,000 में 6800 की जो भर्ती है, अब वो कह रहे हैं कि उनका क्या होगा। और उत्तराखंड में ही एक मामला है जिसमें 70% भर्तियाँ हो चुकी हैं, 30% नहीं है। तो देखिए, इस जजमेंट में तो आपके लिए नेगेटिव चीज़ ही है, इसमें पॉजिटिव नहीं है। पॉजिटिव आपके लिए ये है कि वो सेम बैच है जिसमें भर्ती हो चुकी है, लेकिन किसी कारणवश अगर आपकी नहीं हुई है, तो एक समानता के अधिकार में, और इस केस को जब तक आप लोग फॉलो कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपने किसी और चीज़ की तैयारी ना की हो, क्योंकि आप इसमें ऑलरेडी सिलेक्टेड थे। और राजस्थान हाईकोर्ट का भी जजमेंट नहीं आया था जब, और बीएड अयोग्य भी नहीं हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आपके फेवर में हैं, तो आप इसको लेकर जाइए। अब बात बचती है कि अन्य जो बाहर हो रहे हैं और अनसेलेक्टेड, उनके लिए क्या। तो उनके लिए एकमात्र रास्ता बचता है रिव्यू का। रिव्यू ऑलरेडी फाइल हो चुका है, देवेश शर्मा के द्वारा भी सितंबर में ही फाइल हो चुका है। एक और फाइल हो चुका है वेलफेयर के द्वारा। तो रिव्यू में क्या जीतने के चांसेस है? रिव्यू में देखिए बिल्कुल जीतने के चांस है, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मेन केसेस में नहीं रखे गए थे। और सबसे बड़ी चीज़, एक पॉजिटिव इस 8 अप्रैल के जजमेंट से निकल के आ रही है, वो बात होती है ब्रिज कोर्स वाली बात। अभी तक ब्रिज कोर्स वाली बात सरकार ने तो एकदम से नकार दिया,
जब 8 अप्रैल को अपना उसने दिया तो जवाब। लेकिन इसमें कहा गया कि चयनितों को जो बचे रहे उनके लिए ब्रिज कोर्स कराया जाए, यानी कि ब्रिज कोर्स डिज़ाइन होगा। तो अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि अगर ब्रिज कोर्स डिज़ाइन हो रहा है तो रिव्यू में हम ये बात रख सकते हैं कि ब्रिज कोर्स ऑलरेडी डिज़ाइन हो चुका है, लोग कर रहे हैं, और हमने भी एनसीटी के गजट को देख के ही किया था, और हमें ब्रिज कोर्स करने में कोई समस्या नहीं है। तो हमारे जितने बीएड के साथी हैं उनको भी जितने माह का ब्रिज कोर्स हो उसको ऐसा नहीं अपॉइंटमेंट के बाद कराइए। आप समझ लीजिए हमारा बीएड का कोर्स ही इस तरह से है कि हमने 2 साल का बीएड किया और जितने महीने का ब्रिज कोर्स है उसको करके हम प्राइमरी के लिए एलिजिबल हो, ऐसा काम कर दीजिए। तो रिव्यू में बिल्कुल जितने के बहुत सारे पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब रिव्यू में आप लोग साथ दीजिए, और जितने भी साथी हैं जो जिनकी नौकरी जा रही है, जाने के कगार पे है, जो अनसेलेक्टेड, सब लोग मिल के आइए, रिव्यू फाइल की जाए और रिव्यू में अच्छे से दमदार तरीके से लड़ा जाएगा। इसके रिगार्डिंग फिर से देवेश शर्मा के साथ मैं वीडियो बना दूंगा और बहुत जल्दी ही अपडेट देंगे हम लोग। एक उसमें एडिशनल और डॉक्यूमेंट्स फाइल कर रहे हैं जो पहली रिव्यू फाइल की गई थी, जिसमें कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसमें कि मदद मिल सकती है। ठीक है, और सबसे बड़ी ये चीज़ है ना कि जो जजेस है ना, अब उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि पिछले जितने सारे जजमेंट्स थे उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक हुई है। अब उस चूक को ही देखिए इन्होंने सही करने के लिए चयनितों को बचाना है और ब्रिज कोर्स, क्योंकि वो जज खुद ही कर रहे थे। धूलिया जी की आप जब स्टेटमेंट सुनेंगे तो उन्होंने कहा कि देयर इज़ नथिंग लाइक ब्रिज कोर्स, आप ये क्वालिफाइड ही नहीं हो, लेकिन अब उनको ब्रिज कोर्स वही खुद उनकी आदेश से कराया जा रहा है और उनको क्वालिफाइड किया जा रहा है प्राइमरी के लिए। तो और आप जब 8 तारीख की हियरिंग को सुनेंगे तो जजेस पूरे चयनितों को बचाने के मूड में थे, लेकिन उनके फैसला ही खुद उन्हीं के सारे फैसले उनके अगेंस्ट में खड़े हो गए थे। अब अगर वो सब्जेक्ट टू आउटकम वालों को या सबको 11 अगस्त से 2023 से पहले सबको बचा देते तो फिर ये रहता कि तमाम हाई कोर्ट्स, जो पटना हाई कोर्ट है या उत्तराखंड है या जहाँ कहीं छत्तीसगढ़ का है, यहाँ जीतने का या सुप्रीम कोर्ट में जीतने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि उन सारे केसेस के बिहाफ पे ही केसेस चल रहे थे और वो उन सारे केसेस को लेके ही ये केसेस चल रहे थे कि अगर हम जीतते हैं तो हमें नौकरी मिलेगी और इनको नहीं मिलेगी। ये सारे तर्क की वजह से वो सबको सेफ नहीं कर पाए, सब्जेक्ट टू आउटकम वालों के लिए ये बात कहनी पड़ी उन्हें। तो रिव्यू में मुझे लग रहा है कि काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हो सकती हैं अगर सब लोग मिल के अच्छे से लड़ा जाए। तो रिव्यू में वाकई में अब और अच्छे, जब से ब्रिज कोर्स वाली बात हो गई है तब और अच्छे तरीके से हो सकती है। तो सब लोग आइए, अगर कोई किसी भी तरह की परेशानी होती है, कोई प्रश्न होते हैं तो